Welcome students. Today our topic is ribonucleic acid RNA for BSc Part 1. इसके पहले की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने आरएनए के बारे में भी जाना होगा। अब हम थोड़ा और अधिक जानेंगे आरएनए के बारे में। जब हम आरएनए को देखते हैं तो उसके दो रूप हैं, एक जेनेटिक आरएनए, एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जैसे डीएनए सिर्फ जेनेटिक था, ऐसे आरएनए में दो प्रकार हैं। जेनेटिक आरएनए कहाँ कहाँ मिलेगा? टीएमवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, मेलाइटिस वायरस, यानी ज़्यादातर वायरस के अंदर जो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के द्वारा ट्रांसफर होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो न्यूक्लियस में अगर देखें तो जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियस में मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में कम मिलता है और ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। और इसकी जो 3 यूनिट्स हैं, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन के 4 बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। जो थाइमीन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है, जैसा हमने डीएनए में भी पढ़ा था, तो वहां पे थाइमीन था, यहाँ पर यूरासिल होगा। इसमें आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए के भांति ही 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर अब जब हम देखेंगे तो नंबर 1 हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स का ये मुख्य पार्ट है और लगभग आरएनए का 80% भाग बनाता है। इसका बायोजेनेसिस या जीवात जनन न्यूक्लियस में होता है। तो हमने इसके बारे में जब राइबोसोम्स आपको बताया था, राइबोसोम वाला चैप्टर, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। और इसका बायोजेनेसिस भी न्यूक्लियोलस के पास न्यूक्लियस में होता है, वो भी हमने आपको बता रखा है। सेकंड है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है, ये इसको न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं और ये 10% पार्ट होता है कुल टोटल आरएनए का। इसका टाइम पीरियड, जीवन काल बहुत छोटा होता है और डीएनए के टेम्पलेट बनाकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का। तो जो डीएनए के जो अनुवांशिक जेनेटिक जो निर्देश हैं वो राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले जेकब एंड मोनेड ने 1951 में इसका नाम दिया था मैसेंजर आरएनए। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है और जो डिफरेंट एमिनो एसिड्स के जो कॉम्बिनेशन या संयोजन से जो टेम्पलेट का कार्य करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसके जो सिस्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी एक सिस्ट्रॉन के कोडॉन होते हैं, ये प्रोटीन केवल एक अणु का सिंथेसिस करता है, एक मॉलिक्यूल ही बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए है, इसमें ये एक से अधिक प्रोटीन चेन्स का सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, इनमें जेनेटिक सूचनाएं होती हैं, वो जब आरएनए में ट्रांसफर हो जाती हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये सेल डिवीजन के समय में जो इंटरफेज या प्रोफेज की जो समय होता है,
उस समय में ये एक्टिव होता है। और इस क्रिया में डीएनए तो बेस हो जाता है, तो उसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति या प्रेजेंस में ये काम होता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्ट्रॉन या जीन, इनमें पाए जाने वाला जो प्रमोटर साइट है, ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। तो भाई जहां से ट्रांसलेशन होना है उस जगह को प्रमोटर साइट कहते हैं। और जिस डीएनए पे होना है उन्हें टेम्पलेट कहते हैं। और उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जिस स्ट्रैंड पे होना होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है स्ट्रैंड का, उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन के जो जगह है वहां पे सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां आके जुड़ जाता है। जब वो वहां आके जुड़ जाता है तो कुछ ही दूरी पे वो जो डीएनए की जो ट्विस्टेड या वाइंडिंग होती है वो खुल जाती है, तो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस वहां आके जुड़ने लग जाते हैं। फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये फिर नए बने न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में फिर आरएनए के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने लग जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि अब इस प्रकार डीएनए के सूत्र पे जब आरएनए का सूत्र बनता है तो डीएनए से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। और अपने जो पूरक डीएनए के सूत्र के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की सहायता से फिर वापस से, भाई आपने एक बार वो कर दिया कोडिंग और उसके बाद वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड के चित्र से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक बार डीएनए ने अपना वो बना दिया स्ट्रैंड, और उसके बाद खुद तो वैसा की वैसा रिवाइंड हो जाता है और आरएनए अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। तो इसमें काम क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चित्र में देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ये भी आपसे प्रश्न किया जाता है एग्जाम में। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक जटिल प्रकार का एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की 5 सब यूनिट्स से बना होता है। बीटा, बीटा डैश, अल्फा, सिग्मा, गामा। ठीक है। और इसके अंदर इसको होलो एंजाइम भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 यूनिट्स होती हैं। और ठीक है, इसमें क्या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जो डीएनए के जो ये कुंडलित अवस्था में रहता है उसके साथ ये जुड़ता है। तो फिर जैसे ही जुड़ेगा तो वो अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये ज़्यादा अच्छी तरह जुड़ा रहता है। और हायर जो एनिमल्स हैं इनमें आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसमें 3 पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए सिस्ट्रॉन के ट्रांसलेशन में काम में आता है। आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, ये हीट्रोजीनस आरएनए का ट्रांसलेशन करता है जिससे कि फिर मैसेंजर आरएनए प्राप्त होता है। फिर है आरएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए के उस सूत्र का ट्रांसलेशन करता है जो टीआरएनए को कोड करेगा। तो हाँ, जो मैसेंजर आरएनए है, अब ये बनेगा कैसे, बायोजेनेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए को अगर हम देखें तो चित्र में देख के समझते जाइए कि इस प्रकार राइट साइड का जो चित्र है कि जो नया हीट्रोजीनस आरएनए है उसका ट्रांसलेशन सारा तो ट्रांसलेशन प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है, कुछ कोड्स होते हैं जो कोड सीक्वेंस जिनको अलग करना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये प्रोटीन के निर्माण हेतु ये जो मैसेंजर आरएनए है
ये केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम तक ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो मैसेज या लेके जाएंगे कि भाई ये प्रोटीन है जो बनाना है। फिर जो इनकी लंबाई है, ये काफ़ी छोटे मैसेंजर आरएनए का भी निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले जो टोनिग्वाल और कलीग्स थे, उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया था। तो आप इसको अगर देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो मैसेंजर आरएनए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के मैसेंजर आरएनए से थोड़े से भिन्न होते हैं। ठीक है, 5 सिरे पर सबसे पहले मिथाइलेटेड कैप का निर्माण होता है और इसको कैपिंग कहते हैं। आप चित्र में देख के समझते जाइए। फिर जो 3 एंड है, आप देखिए इसके अंदर जो 5 एंड पर कैपिंग आ जाती है और मिथाइलेशन हो जाता है। तो ये जो मिथाइलेशन है, ये लास्ट पार्ट में देखिए 7 मिथाइल ग्वेनोसिन के द्वारा होता है। ये 5 एंड पे देखिए, 5th पॉइंट में देखिए। ठीक है, और इसके आगे का जो पार्ट होगा ना, वो डिजनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई अब ये पार्ट है जो जहाँ 7 मिथाइल ग्वेनोसिन है, वो ही पार्ट वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके पीछे जो 3 एंड है, वहाँ पर जो उसको पॉली ए टेल भी कहते हैं, इसमें लगभग 200 मॉलिक्यूल्स के पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी सी वो वहाँ पर ऐड हो जाती है 3 एंड पे। तब ये कंप्लीट हो जाता है कि हाँ, ये पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। फिर ये केंद्रक के बाहर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे टीआरएनए। आप चित्र में ये पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि ये क्लोवर लीफ मॉडल होता है टीआरएनए का। और अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देखते जाएंगे। आप चित्र से उसे समझते जाइए कि जो टीआरएनए है, ये सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये 10% भाग होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये मैसेंजर आरएनए से कम होता है और न्यूक्लियस में उत्पन्न होता है। बाद में ये साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीआरएनए है, वो जेनेटिक कोड को लेकर के जाता है। इसकी व्याख्या को इसको पढ़ सकता है ये। तो वास्तव में जो डीएनए का संदेश कोड के रूप में होता है, उसको टीआरएनए आसानी से पढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th पॉइंट, कि सेल में लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड के बने होते हैं, किंतु कहीं कहीं पे ये मुड़ जाते हैं, इसलिए क्लोवर लीफ मॉडल बनाते हैं। और इसका 5 एंड पे ग्वेनिन होता है और 3 एंड पे सीसीए, साइटोसिन और एडेनिन का क्रम होता है। ठीक है, और टीआरएनए के जो मॉलिक्यूल को आप देखते जाइए चित्र में, तो इसमें कुछ क्षेत्र हैं, 4 स्पेशल साइट्स होती हैं। एक होती है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, जहां एमिनो एसिड आके जुड़ते हैं, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। फिर तीसरी है एंटी कोडॉन साइट, ये कोडॉन रिकॉग्निशन साइट होती है। फिर है रिकॉग्निशन साइट, अभिज्ञान स्थल। तो इसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार के जो टीआरएनए में प्रयुक्त अमीनो एसिड्स हैं, वो अटैच होते हैं। अब टीआरएनए की जो दोनों भुजाएं हैं, वो इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एवं साइटोसिन, इनके अलावा भी इसके अंदर एक स्यूडोयूरिडीन और मिथाइल ग्वानिन भी देखा जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का मॉलिक्यूल डीएनए के स्पेशल क्षेत्र पर सिंथेसाइज होता है। शुरुआत में, प्रारंभ में, प्रत्येक आरएनए मॉलिक्यूल डीएनए में स्थित अपने स्पेशल सिस्ट्रॉन
के कॉम्बिनेशन और अनुक्रम में रहता है। ठीक है, यानी डीएनए से ही बनते हैं ये। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अब देखिए इसमें हम सारणी देखेंगे तो हमको मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए को हम अच्छी तरह एक दूसरे से कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे उपस्थिति है तो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में है और वो राइबोसोम और कोशिका द्रव में है। मात्रा इसकी सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या आप देखें तो सबसे छोटा टीआरएनए है। फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो सबसे कम मैसेंजर आरएनए का है। ठीक है, फिर हम कार्य देखें तो ये तो अनुवांशिक राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को लेके जाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि ये मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए को बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, और टीआरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्थल तक ले जाना है, ये पढ़ने का काम करता है। इस प्रकार आज हम ये वाला चैप्टर समाप्त करते हैं। थैंक्स।